completed till photoelectric effect, and we are going to start from the dual behavior of electromagnetic radiation. But till in first lecture we have completed atoms, different model of atoms like Rutherford, Thomson's Plum pudding. Okay, so we are going to multiply the frequency with this, that is 5 into 10 power 14. तो ये तो हमारी नॉर्मल एनर्जी निकल गई, बट वी हैव टू फाइंड फॉर द मोल, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 6.023 into 10 to the power 23 इंफ्रा। तो ये जो U है दैट इज नथिंग बट द अल्ट्रावायलेट रेज, ये जो V है दैट इज द विजिबल, बाकी के तीनों इंफ्रारेड में। तो तुम्हें ध्यान देना ये जो बाल है ना इनके पास विजिबल रेज होते हैं। Welcome to Study Scripted. Myself Saket, and this is the second lecture on the structure of atom out of the 3 lectures. Okay, so we have completed till photoelectric effect, and we are going to start from the dual behavior of electromagnetic radiation. But till in first lecture we have completed atoms, different model of atoms like Rutherford, Thomson's Plum pudding, Bohr, इनके सारे हमने प्रॉब्लम्स को देखा, जो भी इसके सॉल्यूशन को निकलने वाला है उसको भी हम देखने वाले हैं। ओके, सो वी हैव ऑल्सो सीन दैट कि लाइट जो डुअल नेचर को बिहेव करते हैं, जिसमें वो एक पार्टिकल को शो करते हैं, दूसरे में वेव को शो करते हैं, अलॉन्ग विद द डिफरेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे गए थे और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डुअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो लेट्स रीड द टेक्स्ट। अब इसमें क्या है, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोजेस अ डेल्मा फॉर द साइंटिस्ट, बिकॉज साइंटिस्ट को पता चला कि ये पार्टिकल भी शो कर रहा है, and this light is also showing the wave nature, because with the particle nature you are able to explain the photoelectric effect, black body radiation काफी आराम से। but on the other hand जब तुम wave nature को accept करते हो then you are able to explain the interference and the diffraction. so at last हमें एक conclusion पे आना पड़ा, मतलब साइंटिस्ट को, that देखो, accept the idea that the light possesses both particle and the wave like properties, that is light has the dual behavior, बिकॉज पार्टिकल नेचर कौन शो कर रहे थे, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वी हैव सीन इन द लेक्चर 1, एंड जो वेव लेक्चर जो वेव नेचर है शो कर रहे थे दैट वाज नथिंग बट द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट लाइट बिहेव एज इधर वेव और एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। सो व्हेन एवर रेडिएशन इंटरेक्ट्स विथ मैटर, तो देखो अभी पार्टिकल की तरह कब बिहेव कर रहा है, अब इसके बारे में बोल रहा है। सो व्हेन एवर रेडिएशन इंटरेक्ट्स विथ मैटर इट डिस्प्लेस द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। ओके, और वेव लाइक प्रॉपर्टीज कब शो करता है, व्हेन इट इज परफॉर्मिंग एनी इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन। वी हैव सीन दैट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ वेव दैट इज द डिफ्रैक्शन, और इंटरफेरेंस जब दो वेवलेंथ इंटरफेयर करके एक साथ मतलब मर्ज होते हैं तो उसको हम इंटरफेरेंस भी बोल देते हैं। ओके, सो वी हैव सीन दिस, यहाँ पे उसको स्टार मार्क्स से बुक में ही लिख रखा था तुम्हारे। सी हियर, इंटरफेरेंस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे देखना सेम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दोनों हो सकते हैं इंटरफेरेंस में, whose distribution at each point in space is the algebraic vector sum of the disturbance at the point resulting from each interfering wave. This is the definition for the interference जो NCERT में दे रखा है। So which it exhibit when it propagates, अब ये wave के बारे में बोल रहे हैं। Now the concept was totally aligned to the way of scientists thought about matter and radiation, and took them a long time to become convinced to validity की मतलब ये पार्टिकल है या वेव है। So it turns out, as you shall see later, that some microscopic particles like electron also exhibit the wave like duality, यानी कि तुम सिर्फ लाइट को ही नहीं बोल सकते हो, बट कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स की, वो दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं लाइक वेव एंड पार्टिकल। ओके, सो यू कैन से दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी डुअलिटी को शो करते हैं, और उसका जो एग्जांपल है दैट इज द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन शोस डुअलिटी, और ये डुअलिटी किसकी है, वेव एंड पार्टिकल। सो दिस लाइन वाज इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस पैराग्राफ जो हमें नया दिखा इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम्स जो अब दे रखे हैं। सो प्रॉब्लम 2.6, दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, डायरेक्टली एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं कई बार। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज गिवन लाइक दिस। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना वो है 1 मोल, बिकॉज जहाँ पे 1 मोल आ गया वहाँ पे हमें मोल कंसिडर करना होगा। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एच न्यू। तो h इज नथिंग बट द जिसकी वैल्यू होती है दैट इज 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, एंड दैट्स नथिंग बट अ कांस्टेंट जो है प्लैंक कांस्टेंट। ओके, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद दिस, दैट इज 5 इंटू 10 टू पावर 14। तो ये तो तुम्हारी नॉर्मल एनर्जी निकल गई, बट वी हैव टू फाइंड फॉर द मोल, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होगा,
that is 6.023 into 10 to the power 23. Okay, so after doing this you'll get your value something like this, 199.51 kilojoule per mole. Okay, so let's check the problem number 2, मतलब जो प्रॉब्लम 2.7 है, यहाँ पे हमें पावर दे रखा है बिकॉज 100 वॉट एंड वेवलेंथ है दैट इज 400 न्यूनोमीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड. तो जो पावर होता है दैट इज इक्वल टू NHC लेमडा बाई टी. अब ये फॉर्मूला ऐसे क्यों है, बिकॉज यू नो डेट कि जो पावर होता है दैट इज नथिंग बट एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम. ओके, सो एनर्जी की वैल्यू जो होती है HC बाई लेमडा, बट यहाँ पे नंबर है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो इसलिए NHC बाई लेमडा. बट जो टाइम है तो यहाँ पे ये टाइम चला आया. सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस N बाई टी. तो कुछ नहीं करो, पावर से मल्टीप्लाई करो लेमडा को और डिवाइड करो H और C को, you'll get your value. Okay, so that is equal to 2.012 into 10 to power 20 per second. So ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जो कैलकुलेशन वाले पार्ट्स हैं you can do it very easily. Okay, now let's check the problem 2.8. when the electromagnetic radiation of wavelength दे रखा है यहाँ पे falls on the surface of sodium, electrons are emitted with the kinetic energy. You have given the kinetic energy also. So what is the minimum energy needed to remove the electron from the sodium? Okay, तो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, minimum energy required, and what is the maximum wavelength that will cause a photoelectrons to be emitted. So this is like lambda max. तो हमें ये दोनों वैल्यू को पता करना है. ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा वो इंपॉर्टेंट है. सो ये जो फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट दिस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HC लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. तो यहाँ पे हमें वर्क फंक्शन पता करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिकॉज हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए ना जो रिक्वायर्ड है. सो दैट इज नथिंग बट द वर्क फंक्शन, जिसको हम HC डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. और हमें इस जो लेमडा मैक्स फाइंड आउट करना है ना, ये वही लेमडा नॉट है. सो वी हैव टू फाइंड दिस लेमडा का वैल्यू ऑल्सो एंड वी हैव टू फाइंड द ओवरऑल वैल्यू ऑफ दिस वर्क फंक्शन. सो दिस इज क्वाइट ईजी. तुम क्या करो, देखो पहली बात जो तुम्हें ध्यान देनी है ना, ये पर मोल में है, यानी कि तुम्हें 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना होगा अपने SI यूनिट को सेम करने के लिए. बिकॉज इन यूनिट एंड मेजरमेंट पोर्शन तुमने देखा है कभी भी जब तुम दो वैल्यू को ऐड करते हो और सब्सट्रैक्ट करते हो तो उनके SI यूनिट को सेम होना पड़ता है. ओके, बट दिस ओनली अप्लाइज फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. जब तुम मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो डिफरेंट यूनिट्स भी कर लेते हैं, बट फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन तुम्हें ध्यान देना है. एंड इफ यू डोंट नो यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट ऑफ फिजिक्स NCERT, वहाँ पे मैंने ये चीज़ बता रखा है. ओके, दिस इज गिवन इन द NCERT बुक ओनली. सो लेट्स सॉल्व दिस. तुम्हें कुछ नहीं करना, सॉल्व क्यों ही करना है, इसको तुम फॉर्मेट जान लो कैसे करना है. तो ये काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी गिवन है. ओके, और इसकी वेवलेंथ तुम्हें गिवन है दैट इज 300 नैनोमीटर. तो तुम्हें ये वाली एनर्जी फाइंड आउट करनी है. तो ये वाली एनर्जी चलो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कितना आता है इसका वैल्यू. सो इसकी वैल्यू आई है दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. देखो ये रहा H, ये रहा C और ये रहा वो वेवलेंथ जो 300 नैनोमीटर्स था. एंड 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, यू नो दैट. ओके, सो अब इसको तुम्हें मोल में कन्वर्ट करना होगा. तो मोल के लिए तुम्हें 6 इंटू 10⁻23 पर मोल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. देन यू विल गेट दिस वैल्यू जो कि मोल में है. ओके, एनर्जी है जो मोल में है. सो अब तुम बस सब्सट्रैक्ट कर लो. तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी थी, दैट वाज 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5, और जो तुम्हारी एनर्जी जो तुमने प्रोवाइड की है दैट इज इक्वल टू 3.99 10 टू पावर 5, और तुम्हें वर्क फंक्शन पता करना है. तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 3.99 माइनस 1.68 इंटू 10 टू पावर 5. सो दैट इज इक्वल टू 2.31 इंटू 10 टू पावर 5 जूल पर मोल. तो ये वैल्यू आ गई. सो इतना वैल्यू लेने के बाद तुम्हें मिनिमम एनर्जी तो मिल गया जो तुम्हें चाहिए वर्क फंक्शन. नाउ यू हैव टू फाइंड द वेवलेंथ. ओके ओके, वेट अ मिनट, ये हमने पर मोल में निकाला है ना, बट जब तुम्हें वेवलेंथ चाहिए होगा तो वेवलेंथ के लिए तुम्हें ये मोल हटाना पड़ेगा. तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर ये मोल हटाना है तो बस डिवाइड कर दो मोल से, पर मोल से. सो दिस वैल्यू समथिंग लाइक दिस, 2.31 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 6.023 10 टू पावर 23. तब तुम्हें ये जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू अराउंड 3.85 ओके 84 इंटू 10 टू पावर -19 जूल. अब इसमें कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल से फॉर्मूले को अप्लाई करना है दैट इज HC बाई E इज इक्वल टू लेमडा नॉट. ओके, तो ये E जो है ना ये कोई और नहीं है, वर्क फंक्शन है मान लो. ठीक है, सो आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट योर लेमडा नॉट एंड दैट इज इक्वल टू
517 नैनोमीटर। तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे दे रखी है 517 नैनोमीटर। नाउ कीप इन माइंड, एक बात को ध्यान देना हमेशा, जो वेवलेंथ होता है ना विबग्योर, यानी कि VIBGYOR, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जिसकी वेवलेंथ होती है दैट इज द रेड वन। तो रेड वन की वेवलेंथ क्या होती है, दैट इज 700 नैनोमीटर्स अराउंड मान लो। और ये जो वॉयलेट होती है इसकी वेवलेंथ होती है अराउंड 400 नैनोमीटर्स। ओके, तो अब तुम्हें ये कलर कौन सा, अगर इसको पता करना है ना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं पूछने चाहिए, बट अगर पता करना है तो तुम्हें ऐसे करना है, +50 नैनोमीटर सब में ऐड करते जाओ और देखो कहाँ पे रुकता है। सो जो यहाँ पे इंडिगो है इसका 450 होता होगा, जो ब्लू है इसका 500 होता होगा, और ये जो ग्रीन है 500 टू 550 के बीच में होता होगा। सो दैट इज वाई ये ग्रीन लाइट है, बिकॉज यहाँ पे 517 नैनोमीटर है। फिर जैसे जैसे इंक्रीमेंट करते जाओगे 700 पे पहुंच जाओगे। सो ये चीज को ध्यान देना, अगर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं तो गलत ना हो पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज 2.9, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज V0 for a metal is like this. Okay, so we have to calculate the kinetic energy of electron emitted when radiation of frequency is given like this. Okay, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, और ये रहा रेडिएशन हिट्स द मेटल। सो लेट्स फाइंड आउट। सो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा सिमिलर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गिवन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन वाला। ठीक है, सो जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है फाइंड आउट करना है ना हमें, तो ई का क्या होगा वैल्यू, दैट इज h इंटू न्यू। तो यहाँ पे क्या है वैल्यू, दैट इज 1 इंटू 10⁵, तो जिसको तुम 10 इंटू 10⁴ लिख सकते हो। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करो थ्रेशोल्ड की, तो थ्रेशोल्ड किसकी है, लाइक 7 इंटू 10⁴। सो आफ्टर डूइंग दिस यूल गेट योर वैल्यू समथिंग लाइक 1.988 10⁻⁻19 जूल। सो तुम्हें बस फॉर्मूला अप टू द पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज माइट भी ये डाटा चेंज हो जाए। सो ये डाटा इंपॉर्टेंट उतने नहीं है जितना ये फॉर्मूला और वे ऑफ अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ओके, so let's move to the next portion, that is the topic 2.3.3, that is evidence for the quantized electronic energy level, that is atomic spectra. This is important. So इस टॉपिक में काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, उसको बस ध्यान देना, हाईलाइट करते चलना। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। ऑफ कोर्स उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर फाइंडिंग द वेलोसिटी, तो जो इसकी जो स्पीड आई दैट विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और ये c क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है। सो एज अ रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ इफ इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और ये रे ऑप्टिक्स पूरी इसी चीज़ों पे बेस्ड है। ओके, और ये भी ऑब्जर्व होता है, जो जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होता है उसकी डेविएशन उतनी कम होती है। देखो कैसे बोल रहा है ये, it is observed that when the ray of white light is passed through a prism, the wave with shorter wavelength bends more than the wave of the longer wavelength. This is also quite easy. For example, अगर यहाँ पे एक प्रिज्म है और यहाँ से तुमने व्हाइट लाइट पास कराया, ओके, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, ऐसे डिफरेंट लाइट्स में बट जाता है, तो यहाँ पे विबग्योर बनता है। सो हमेशा ध्यान देना, जो सबसे नीचे होता है ना VIBGYOR ऐसे बनता है, जिसमें यहाँ पे जो रेड है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसकी डेविएशन सबसे लीस्ट होती है, और यहाँ पे जो वॉयलेट जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है डेविएट मोस्ट। ओके, सो बस इन्हीं चीजों को ये बोल रहा है। सिंस द ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विद ऑल द वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, ऑफ कोर्स लाइक 400 to 700 नैनोमीटर्स, a ray of white light is spread out in a series of colored bands that is called spectrum। और ये जो विबग्योर है that is nothing but the spectrum only। Now the light of red color which has the longest wavelength, okay, that is around 700 nanometers, deviate the least, while the violet light जिसका सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ये सबसे ज्यादा डेविएट होता है, जिसको हमने अभी देख लिया यहाँ पे। ओके, डेविएट मोस्ट, अब यहाँ पे देख लो। ओके, the spectrum of white light that can be seen from the range violet that is 7.5 into 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी बता रहा है वॉयलेट का, सो हाईलाइट कर लो। और अगर नहीं भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, बिकॉज यू नो द वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकालना तुम्हें पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करना है बस। ठीक है, बाकी निकाल लोगे। सो सच अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम को हम डिवाइड करने वाले हैं, ये जो विबग्योर या जो भी निकल आ रहे थे, देखो कैसे
Now continuous spectrum, because violet merge into blue, blue into green and so on. अब ऐसा तो है ना एग्जैक्टली अलग अलग लाइंस निकलते हैं, नहीं, ये जैसे रेनबो होता है ना, रेनबो फॉर्मेशन, बस तुम ऐसे देख सकते हो हाँ डिफरेंट कलर्स हैं बट वो मर्ज्ड होते हैं। ओके, एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती उनमें, डिस्टिंक्शन नहीं होता कि हाँ यहाँ से वॉयलेट है यहाँ से रेड है। ओके, सो दैट इज वाई दे आर इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो तुम्हें ध्यान देना है ये जो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसमें तुम्हारी प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट आते हैं व्हाइट लाइट के। ओके, सो सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस व्हेन अ रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई, just now I told you. Now remember that visible light is just a small portion of the electromagnetic radiation. तो इसे भी हाईलाइट करो। यस ऑफ कोर्स स्मॉल पोर्शन है, बिकॉज ये तो बस 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है ना, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर तो काफी सारे आते हैं, लाइक गामा रेज, अल्फा गामा रेज, एक्स रे, यूवी रे, दिस विजिबल रेंज, रेडियो वेव्स, है ना। सो व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विथ मैटर, एटॉम, मॉलिक्यूल may absorb the energy and reach to the higher energy state. Okay, so with the higher energy these are in the unstable state. अब जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, हमेशा ध्यान देना, बिकॉज जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा एक्साइटेड रहेगा। एंड इस कॉन्सेप्ट को हमने काफी अच्छे से देखा है हाइड्रोकार्बन के लेक्चर में। ओके, इन टॉपिक कंफर्मेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। Now for returning to the normal या more stable or lower energy state, the atoms and molecule emit the radiation in various regions of the electromagnetic spectrum. चलो देखते हैं, that is point number 1, that is emission and absorption spectra. The spectrum of radiation emitted by the substance that has absorbed energy is called the emission spectra. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है वो क्या करता है, अपनी रेडिएशंस को इमिट करता है। सो दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉम, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। अब जिनके पास एनर्जी पहले से उपलब्ध है, दीज आर द एक्साइटेड, यानी कि इनके पास एनर्जी कंटेंट ज्यादा है। ओके, दे वांट टू लोअर देयर एक्साइटेबिलिटी, और वो अपने एनर्जी को लेस करना चाहते हैं, दैट इज व्हाई दे आर इमिटिंग, एंड दीज आर नोन एज द इमिशन स्पेक्ट्रम। नाउ टू प्रोड्यूस एन इमिशन स्पेक्ट्रम, energy is supplied to a sample by heating or irradiating it, and the wavelength or frequency of the radiation emitted as the sample given up absorbed energy is recorded. तो इस पैराग्राफ में बस इसने ये बोला है कि अगर हमें ये अपने इमिशन स्पेक्ट्रम देखना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें उस सब्सटेंस को या वो जो भी एटॉम, मॉलिक्यूल्स या आयंस है उसको हमें एक्साइट करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसे हीट करना होता है या इरिडिएटिंग करना होता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, देन वो एनर्जी इमिट करना चाहता है। तो फिर वो एनर्जी इमिट कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन इमिटेड। ओके, नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव, सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। absorption spectrum is like photographic negative of an emission spectrum. Okay, a continuous radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelength. The missing wavelengths, which corresponds to the radiation absorbed by the matter, leaves a dark space and the bright continuous spectrum. So ये पैराग्राफ एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सोचो कि तुमने कोई कंटिन्यूअस रेडिएशन पास कराया, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, और उसके तुमने सामने कोई सैंपल आयन या मॉलिक्यूल्स को रखा। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, बस समझने के लिए तुम समझो कैसे हो रहा है, वर्किंग कैसे इसके। ठीक है, सो अब बीच में यहाँ पे तुमने एटॉम, मॉलिक्यूल्स या आयन्स को डाला, तो ये जो तुमने कंटिन्यूअसली पास कराया था रेडिएशंस को ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स, वो जब आगे की तरफ निकलेगा तो तुम देखोगे कि यहाँ पे कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग है, किसी मतलब सर्टेन वेवलेंथ्स कुछ मिसिंग हो जा रहे हैं। सो ये कौन से हैं, ये वही है जिसको इसने एब्जॉर्ब कर रखा है, ये जो एटम या मॉलिक्यूल्स था, और यहाँ पे जो मिसिंग है उसकी जगह पे ये क्या लाएगा, लिव्स द डार्क स्पेस इन द ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी कि ये जो कंटिन्यूअस वाले थे वो ब्राइट थे, बट जब उसके बीच में कोई एटॉम मॉलिक्यूल्स आ गए, उन्होंने कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया जो उनके पास नहीं थे, तो वो जो खाली जगह बच गया ना, वहां पे एक डार्क स्पेस क्रिएट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। नाउ ये जो भी स्टडी हो रही है इमिशन की या एब्जॉर्प्शन की, वो उसे कहते क्या है, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, now as discussed above was continuous as well as wavelength, red and violet of the visible light are represented in the spectra. Okay, the emission spectra of atoms in the gas phase or other hand do not show a continuous spread of wavelength from red to violet
and rather they emit a light only of a specific wavelength and with the dark spaces between them. Such a spectra is called line spectra या atomic spectra. तो वहां पे तो हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा को देखा, बट हियर वी आर गोइंग टू चेक द लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा. सो लेट्स सी ये इस पैराग्राफ को क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये. सो ये पैराग्राफ बस यही बोल रहा है कि हमने जो भी अभी तक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा को देखा वो कैसा था, एक कंटिन्यूस स्प्रेड था. ओके बट जब हम इस किसके लिए बातें कर रहे थे, हम अभी तक बातें कर रहे थे लाइक वी आर गोइंग टू सी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या फिर इमिशन स्पेक्ट्रम. बट जब तुम उसी इमिशन स्पेक्ट्रम में देखते हो किसी गैस फेज को, बिकॉज जब हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देख रहे थे, वेट अ मिनट, जब हम कंटिन्यूस देख रहे थे तो वहां पे हम किसको देख रहे थे, लाइक आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर एटॉम्स हो गए. बट ये कंटिन्यूस में कौन कौन से इंक्लूडेड थे, इंक्लूडेड थे इमिशन स्पेक्ट्रम एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. बट इसी इमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसा होता है जब, वेट अ मिनट, जब वो गैस फेज में होते हैं, लाइक गैस फेज, तो ये कंटिन्यूस शो नहीं कर पाते. देखो यहाँ पे इसने दे रखा है द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉम्स इन द गैस फेज ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो द कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट, जो कि हो रहा था विद द एटॉम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स जब वो इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन कर रहे थे. बट जब तुम गैस फेज में आ रहे हो तो ऐसा नहीं हो पा रहा है. और गैस फेज किसके, इमिशन वाले के गैस फेज में. सो कीप इन माइंड दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ ये इमिट करते हैं ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ और इसके बीच में डार्क स्पेसेस रह जाता है. बिकॉज हमने देखा था जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा थे वो काफी ब्राइट लाइट, मतलब एक ब्राइट स्पेक्ट्रा क्रिएट कर रहे थे. बट जब कोई वेवलेंथ मिसिंग हो रहा था तो वहां पे डार्क स्पेस क्रिएट हो रहा था. बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे डार्क स्पेसेस इक्वल गैप्स में मिलते गए, तो यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रा क्रिएट हुआ. मतलब यहाँ पे एक कंटिन्यूस फ्लो नहीं था बट ऐसे लाइंस क्रिएट हुए जिसमें ब्राइट और डार्क दोनों लाइंस क्रिएट हो रहे थे. ओके now because of the emitted radiation is identified by the appearance of bright lines in the line spectra और जिसके गैप्स में होते हैं ब्लैक, यहाँ पे देखो डार्क स्पेसेस बिटवीन देम. तो इसको हम बोलते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, सॉरी लाइन स्पेक्ट्रा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा दैट इज अबाउट द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम. बट तुम्हें एक चीज ध्यान देना है, ये जो रेनबो है ना या फिर प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट, दिस बिलोंग्स फ्रॉम द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. अब ये जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम है, अब इसके एग्जांपल्स को हम नोटिस करेंगे इस पैरा में. ओके so line emission spectrum are the great interest in the study of electronic structures. Each element has the unique line emission spectrum. ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे मोस्ट नहीं है बट यहाँ पे each है. Now the characteristics lines in the atomic spectra can be used in the chemical analysis to identify the unknown atoms in the same way as the fingerprint are used to identify people. यानी कि तुम कह सकते हो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है ना, these are comparable to like fingerprinting. okay? तो यहाँ पे वर्सेस लिख लो फिंगरप्रिंट, मतलब देख लो ना काफी इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लो ये. नाउ द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ लाइंस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटॉम्स ऑफ अ नोन एलिमेंट विद द लाइंस ऑफ द नोन सैंपल क्विकली एस्टैब्लिश द आइडेंटिफाई द लेटर. अब ये सब किसने करा था, ये सब करा गया था बाय द साइंटिस्ट जो कि जर्मन केमिस्ट थे. He was the Robert Bunsen. Okay, so one of the first investigator to use the line spectra to identify the element. तो ये बंसन थे जिन्होंने पहली बार ये सब का यूज करा था लाइन स्पेक्ट्रा का टू आइडेंटिफाई करने को एलिमेंट्स का. और इन्होंने किस किस एलिमेंट्स पे आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसेस करा था उसको देख लो. एलिमेंट्स लाइक रुबीडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड फ्रॉम देयर मिनरल्स एंड वर एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. तो ध्यान देना यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वही मेथड था जिसकी वजह से हम इमिशन स्पेक्ट्रम या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को पढ़ पा रहे थे, स्टडी ऑफ इमिशन एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. और लेटर ऑन जो लाइन स्पेक्ट्रम में जो एनालिसिस हुआ है डिफरेंट मिनरल्स का, ये भी विद द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ही हो रहा है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड बाय द सन बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. ये वाला भी पॉइंट काफी स्टेटमेंट अलग है, सो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हीलियम की डिस्कवरी के लिए सन के स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में यूज हुआ था. ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड वाज यूज्ड इन द सन. नाउ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो जैसे हमने देखा ना कि हर एलिमेंट या ईच एलिमेंट हैज देयर ओन या यूनिक स्पेक्ट्रा, जैसे कि दे आर लाइक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट्स. तो वैसे ही हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन का, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. सो व्हेन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द गैसियस हाइड्रोजन. देखो अब यहाँ पे गैसियस टर्म यूज हुआ है,
बिकॉज ये कहाँ पे सिर्फ गैसेस वाले फेज में यूज हो पा रहे थे लाइन स्पेक्ट्रा. द H2 molecules dissociate and the energetically excited hydrogen atoms emit the electromagnetic radiation of discrete frequencies. तो यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से क्या पता चल रहा है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से हमें ये पता चलता है कि ये पार्टिकल नेचर है कहीं ना कहीं पे. सो द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस एंड दीज वर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरीज. तो जो पहला इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रा है, सो बाल्मर शोड इन 1885 ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल्सो द बाल्मर वाज ओनली the first line spectra to be discovered. Okay, तो यहाँ पे लिख लो discovered first. कौन? बाल्मर, बाल्मर सीरीज. सो लेट्स चेक दिस. तो यहाँ पे देखो फिगर पहले देख लेते हैं, दैट इज द एटॉमिक इमिशन का फिगर है. सो यहाँ पे है एक्साइटेड सैंपल जहाँ से व्हाइट लाइट आया एंड दो प्रिज्म से क्या हो रहा है, प्रिज्म से अपने डिफरेंट लाइट्स में डिवाइड हो जा रहा है. तो देखो रेड सबसे नीचे है और वायलेट सबसे ऊपर है ना. पहली बात ये प्रिज्म की पोजीशनिंग ध्यान देना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि बेंडिंग लाइट, बेंडिंग में सबसे ज्यादा रेड की बेंडिंग कैसे हो रही है. ये प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है. ओके, इसलिए यहाँ पे तुम बोलोगे कि यहाँ पे जो वायलेट है ना सबसे ज्यादा बेंडिंग हुआ है इसकी. ठीक है, बेंडिंग मोस्ट बस लिख लो यहाँ पे, और ये जो रेड है उसका लीस्ट हुआ है. सो दिस इज द इमिशन स्पेक्ट्रम. यहाँ पे इंक्रीजिंग वेवलेंथ के साथ देखो क्या हो रहा है इनके साथ. और यहाँ पे जो है व्हाइट लाइट सोर्स है एंड यहाँ पे एब्जॉर्बिंग सैंपल है. ओके, तो तुम्हें ध्यान देना है कि एब्जॉर्बिंग सैंपल किस में यूज हुआ है, इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों यही चीज डिफरेंट है. तो चलो पहले देख लेते हैं थ्योरी में इसके क्या दे रखा है, फिर अगेन देखते हैं. लाइक एटॉमिक इमिशन, द लाइट इमिटेड बाय द सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटॉम और एनी अदर एलिमेंट कैन बी पास थ्रू द प्रिज्म एंड सेपरेटेड इनटू द सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ्स. ओके, thus an emission spectrum which is a photographic recording of the separated wavelength is called the line spectrum. Now, any sample of reasonable size contains an enormous number of atoms. Although a single atom can be only one excited state at a time. तो यहाँ पे ये important statement है, single atom can be in only one excited state at a time. तो यहाँ पे जो only word है ना, that is important. Okay. Now, the collection of atoms contain all possible excited states. The light emitted as these atoms fall to the lower energy state and responsible for the spectrum. Okay, ठीक है. Now यहाँ पे जो B फिगर है that is the atomic absorption. Because हमने आप तक इमिशन के बारे में पढ़ा कि इमिशन कैसे हो रहा है. ये अपने लोअर एनर्जी पर आ गया ना लास्ट में, देखो फॉल्स टू द लोअर एनर्जी, तो इमिशन हो रहा है. बाकी ये जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है ये लोअर टू हायर जाना चाहता है. तो देखो when the white light is passed through the unexcited atomic hydrogen, then through the slit and prism, the transmitted light is lacking the intensity of same wavelengths and are emitted in a. The recorded absorption spectrum is also a line spectrum and the photographic negative of emission spectrum. तो तुम दो इसमें कह सकते हो ना, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों लाइन स्पेक्ट्रम के एग्जांपल्स हैं. एक में तुम्हारा इमिशन हो रहा है तो दूसरे में तुम्हारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ओके, और ये जो है ये फोटोग्राफिक निगेटिव्स हैं, तो बस ध्यान दो इनको. So let's move to the next para. So ये जो पीछे हम लोग बाल्मर के बारे में देख रहे थे उससे रिलेटेड है. बाल्मर showed that the spectral lines are expressed in terms of the wave number. अब wave number कुछ नहीं होता, 1 divided by lambda होता है, इसको हमने देख रखा है in lecture 1. Then the visible lines of the hydrogen spectrum obey the following formula and this is the following formula. ये जो wave number को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना, ठीक है. और ये रहा इसका फॉर्मूला. तो यहाँ पे हम किसके बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो बाल्मर होता है ना ये सेकेंड सीरीज में होता है n इज इक्वल टू 2 पे, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. ओके, तो चलो पहले उसको हम देख लेते हैं, तब तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. आई थिंक दिस इज गिवन हियर ओनली. ओके, तो ये जो लाइमन है दैट इज n1, बाल्मर 2, 3, 4 एंड 5. ओके, इस चीज़ को ध्यान देना. और इनके जो स्पेक्ट्रल रीजन्स पे इनके जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं उसकी वजह से यूवी विजुअल इंफ्रा शो करते हैं. तो तुम ऐसे याद करना लाइक लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफर्ड. ओके, सो ऐसे याद कर लो, इसको मैं बता रहा हूँ. इसको लिखो U, इसको लिखो V और इसको लिखो इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा. तो ये जो U है दैट इज नथिंग बट द अल्ट्रा वायलेट रेज. ये जो V है दैट इज द विजिबल. बाकी के तीनों इंफ्रा रेड में है. तो तुम्हें ध्यान देना है ये जो बाल्मर है ना इनके पास विजिबल रेज होते हैं. ओके,
जिनको स्पेक्ट्रल रीजन में, ये विजुअल रीजन में फॉल आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने देखा था कैसे ये बाल्मर के लिए क्या लिख रहा था, एन जो था इसका 2 स्क्वायर लिख रहा है। तो अब ये जो नेक्स्ट जो फॉल आउट करेगा ना, ये 3 पे कर सकता है, 4 पे कर सकता है, 5 पे कर सकता है। ओके, सो द सीरीज ऑफ लाइन डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द बाल्मर सीरीज। द बाल्मर series of line are only lines in the hydrogen spectrum which appears in the visible regions. Okay, we also know that कि ये visible region में है। Now the electromagnetic radiations, the Swedish spectroscopic, अब ये थे रेडबर्ग, इन्होंने नोट करा कि सीरीज ऑफ लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम could be described by the following expression, यानी कि ये जो वैल्यू है ना 1.096777, तो ये सेंटीमीटर में होता है और ये कुछ नहीं बट रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, जो कि इनके नाम पे दिया गया, ये स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट के नाम पे। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। अब यहाँ पे तुम N1 और N2 को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, तुम्हें बाल्मर में डालना है या लाइमर में करना है। ठीक है, सो कीप इन माइंड यहाँ पे जो N1 है दैट इज 1 2, ये आगे जा सकता है, और जो N2 होगा ये 1 प्लस, मतलब सेम वैल्यू नहीं हो सकता। मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे बाल्मर में तुमने N1 को 1 लिया ना, तो जो N2 होगा वो 2 हो सकता है, सॉरी वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, टू इन्फानाइट, बट वो कभी भी 2 नहीं हो सकता बिकॉज बाल्मर में n पहले से ही 2 पे था, तो 2 से अगेन 2 पे आने का कोई मतलब नहीं है ना। एंड सिमिलर अगर तुम लाइमन का देखते हो तो ये 1 पे है N1 इसका, तो इसका जो N2 है वो 2 से लेकर इन्फानाइट तक हो सकता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। और देखो द वैल्यू 109677 पर सेंटीमीटर, दैट्स कॉल्ड द रेडबर्ग कांस्टेंट। यू विल हैव टू कीप द फॉर्मूला इन योर माइंड। ओके, इसको एक और तरीके से याद कर लो, मैं बता रहा हूँ, दैट इज लाइक निमोनिक्स, जिससे तुम्हें आसानी हुआ सॉल्व करने में। 1/r जो होता है ना दैट इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर प्लस 10, 912, ये क्या आ जाएगा वैल्यू, दैट विल बी सिमिलर टू 109677। ओके, तो जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये वाले भी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो, बाकी अगर नहीं करना तो 109677 याद रखो। ठीक है, द फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइंस कोरस्पॉन्ड्स टू N1, जो कि 1 से लेके 5 तक है, दैट इज लाइमन बाल्मर पार्शियन ब्रैकेट एंड पीफर्ड। एंड जो N2 होगा दैट विल बी N1 प्लस 1, अब वो जो भी हो टिल इन्फिनिटी। ओके, तो चलो देखते हैं, यहाँ पे इन सब के बारे में दे रखा है टेबल 2.3 में, सो वी हैव सीन दिस जस्ट नाउ। नाउ of all the element hydrogen atom has the simplest line spectrum. Okay, and we know this कि जो हाइड्रोजन एटॉम है इनके पास सिंपलेस्ट होता है बिकॉज इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो एक ही है ना। सो लेट्स मूव दैट, ये रहा फिगर 2.11। दिस इज नथिंग बट द डायग्राम विच शोज द लाइमन बाल्मर पार्शियन ये सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस को। ओके, तो यहाँ पे जो है N1 दैट इज नथिंग बट द लाइमन, ये जो 2 है दैट इज द बाल्मर, द पार्शियन, द ब्रैकेट एंड द पी फंड। ओके, तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि N1 पे आ रहे हैं, अब वो इन्फिनिटी से लेकर किसी तक भी, बट एट लास्ट उनको फॉलो आउट किस पे करना है, n इज इक्वल टू 1 पे, बिकॉज दीज आर शोइंग द लाइमन सीरीज, लाइमन है यूवी, बाकी जो N2 है वो बाल्मर के लिए। तो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू वॉलेट क्या प्रिटेंड करना चाहता है, ये प्रिटेंड करना चाहता है कि अगर तुम बाल्मर पर आ रहे हो ना दैट इज n इज इक्वल टू 2, अगर तुम्हारे पास n इज इक्वल टू 3 से आ रहे हो तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाई रहेगी, तभी तो ये 7 मतलब रेड लाइट शो कर रहा है, यानी कि प्रिटेंड करना चाहता है कि वेवलेंथ हायर होगी जब तुम सबसे क्लोज वाले एक्साइटेड स्टेट से आ रहे हो, जैसे कि बाल्मर पे थे और बाल्मर से जस्ट ऊपर वाले से आ रहे हो तो वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेवलेंथ कम होती जा रही है, बस कुछ नहीं। और तुम यहाँ पे देखो क्या है, एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, सो तभी तो एक्साइटेड स्टेट में है ना, हायर जिसके पास एनर्जी है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। सो लेट्स सी, कुछ पॉइंट्स दे रखे यहाँ पे। तुमने देखा था कि जो हाइड्रोजन होता है उसकी जो ये जो स्पेक्ट्रा होती है दैट इज सबसे सिंपल होती है, बट जैसे जैसे तुम मोर कॉम्प्लेक्स करवाओगे इस स्पेक्ट्रा को, यानी कि तुम्हारे जो एटॉम्स हैं वो हेवी होते जा रहे हैं, लाइक मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द हेवियर एटॉम। सो हाउएवर सर्टेन फीचर्स दैट आर कॉमन टू ऑल लाइन स्पेक्ट्रास, तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, लाइक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, सबके अलग अलग होते हैं, जस्ट लाइक द फिंगरप्रिंट, वी हैव जस्ट सीन दैट। So there is the regularity in the line spectrum of each element. The question arises are what are the reasons of these similarities? अब ये similarities होने का reason क्या है?
सो इट इज समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। ये अगेन पूछ रहा है कि क्या ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम से रिलेटेड है। सो दीज आर द क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड, सो वी शैल फाइंड आउट लेटर। तो देखो ये जो भी क्वेश्चंस हैं, अब जैसे जैसे तुम टेक्स्ट करते जाओगे तुम्हें उनके सारे के आंसर्स मिलते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है लाइन स्पेक्ट्रा का। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटॉम्स। ओके, दैट इज टॉपिक 2.4। सो यहाँ पे देखो, Bohr in 1913 was the first to explain the quantitatively the general features of the structures of hydrogen atom and its spectrum। तो ये पहले थे जिन्होंने एक्सप्लेन करा था, एंड ये क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करा था। अब ये दोनों डिफरेंट होता है, लाइक क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। तो ये टर्म से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्वांटिटी है इसलिए क्वांटिटेटिवली। ओके, ही यूज द प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और वो क्या था, इज इक्वल टू एन एच न्यू। और यहाँ पे जो n होता है वो 0 1 2 3 यानी कि होल नंबर्स में हो गया, कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होता। सो थ्रू द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज स्टिल बी यूज टू रेशनलाइज मेनी पॉइंट्स इन द, मतलब भले ये अभी न्यू थ्योरी के हिसाब से नहीं है बट ये काफी हद तक अभी भी सारे कॉन्सेप्ट को मैच करते हुए दिखता है। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द स्पेक्ट्रा। नाउ बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटॉम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। तो इनके जो पोस्टुलेट्स हैं बोर के, वो देखो कौन से हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटॉम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। और इस पाथ, जो ये सर्कुलर पाथ है ना, इनके रेडियस होते हैं फिक्स्ड और इनकी एनर्जी भी होती है फिक्स्ड। ओके, सो स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं ऑर्बिट्स को, ध्यान देना। और अलाउड एनर्जी स्टेट, तो ये डिफरेंट नेम्स हैं ऑफ द ऑर्बिट्स, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह अरेंज्ड होते हैं। ओके, सो ये था अपना पहला पॉस्टुलेट। और जो सेकेंड पॉस्टुलेट है इनका देखो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि एनर्जी जो है इनका कांस्टेंट है। एज आई टोल्ड यू, जो रेडियस और एनर्जी फिक्स्ड होते हैं, सेम चीज को इसने बोला कि एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होता। However, electron will move from lower stationary state to the higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron or energy is emitted when the electron moves from higher to the lower energy state या stationary states। तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, सोचो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अवेलेबल है एक इलेक्ट्रॉन। ओके, और जैसे ही उसको हायर एनर्जी मिला तो वो क्या करेगा, वो अपने हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। ओके, अगर उससे एनर्जी कम हो जाता है तो क्या करेगा, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा। तो बस यही चीज को इसने बोला है सेकेंड पॉस्टुलेट में। तो इसको बस ये ध्यान देना, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास जो एक लोअर ऑर्बिट में है, कम एनर्जी है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है और उसको जाना है हायर एनर्जी स्टेट में, यानी कि ये लोअर टू हायर जाता है या फिर हायर टू लोअर आता है। हायर टू लोअर आने में इसकी एनर्जी इमिट होगी और एब्जॉर्ब होगी कब, जब वो लोअर टू हायर जाएगा। ओके, so the energy chain does not takes place in the continuous manner, so this is also important। ये continuous manner में एनर्जी चेंज नहीं होता। ओके, अब देखो, अब थर्ड पॉस्टुलेट पे जाने से पहले इस एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिजिक्स में तुमने अच्छे से देखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम इज mvr, मास वेलोसिटी इनटू रेडियस। ओके, और ये जो r होता है, रेडियस नहीं मतलब डिस्टेंस मान लो, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जस्ट ऐसा लीनियर मोमेंटम जो कि mv होता है इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी v, एंड द एंगुलर मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। ठीक है, सो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा आई से, या आई ओमेगा कह लो ना, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखो इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, mr² होता है। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो r है वो उनका जो भी रेडियस था उनको हम देखना है, क्योंकि इसको हम एक रिंग के इनर्शिया जैसा कंसीडर कर रहे हैं। अगर तुमने सिस्टम पार्टिकल सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये सब देखा होगा रोटेशनल मोशन में, तो तुम्हें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। और यहाँ पे जो v इक्वल टू होता है ये ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा क्या होगा, v डिवाइडेड बाई आर होगा। नाउ यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम बन के जो तुम्हारा आता है दैट इज इक्वल टू mr² इंटू v बाई आर, दैट इज इक्वल टू mvr, जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो m है दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ क्वाइट इजी कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं भी समझा होगा या पहले तुमने नहीं भी देखा होगा इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को, देन यू हैव माइट गॉन थ्रू दिस कॉन्सेप्ट इन योर फिजिक्स चैप्टर्स। ओके, सो ये रहा अपना थर्ड पॉस्टुलेट इनका। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड या इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन द एनर्जी बाय चेंज इन ई।
ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, बस देखो क्या है यहाँ पे E1 और E2 क्या है, एनर्जीज ऑफ द लोअर टू हायर अलाउड एनर्जी स्टेट, और एक्सप्रेशन इज कॉमनली नॉन एज द वोर फ्रीक्वेंसी रूल। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इस वाले स्टेटमेंट को हम वोर फ्रीक्वेंसी रूल कहते हैं, और ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो n है ना ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बाकी जगहों पे ऐसे न्यू से रिप्रेजेंट हो रहा था, तो बस ध्यान दो ये फ्रीक्वेंसी और कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा E इज इक्वल टू एच एन है, तो ये डेल्टा E क्या है, हायर एनर्जी सब्सट्रैक्टेड टू द लोअर एनर्जी, तो ये क्या हो गया E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई H विच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी, हो गया। तो बस यही है थर्ड पॉस्टुलेट। तुम्हें कोई पॉस्टुलेट्स रट्टा थोड़ी मारने की 3 है या 4 पॉस्टुलेट है कि कोई तुम्हें थ्योरी की एग्जाम लिखनी है, बस समझ लो क्या कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन जैसे क्रिएट हो उसके हिसाब से तुम्हें आंसर देना आना चाहिए। नाउ द फोर्थ पॉस्टुलेट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ओके, ये क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है ये जो n है ना ये कभी भी डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये हमेशा ऐसा होगा 0 1 2 3 लाइक दिस, मतलब एक होल नंबर में होगा, डेसिमल नहीं है, ठीक है। सो इन अ स्टेशनरी स्टेट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस इक्वेशन, तो क्या है mvr that is equal to nh divided by 2 pi। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अब कंफ्यूज मत होना, ये एंगुलर मोमेंटम कुछ और होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कुछ और होता है। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है यू विल सी इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर, बट मैं यहाँ पे उसकी फॉर्मूले को बताता हूँ जिससे तुम डिफ्रेंशिएट करना तो सीख जाओ कम से कम। तो ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये कुछ ऐसे होता है, इसका फॉर्मूला एल एल प्लस वन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो बस ये फॉर्मूला का भी ध्यान दो, बाकी हम इसके कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं इन द अपकमिंग लेक्चर। और यहाँ पे जो एल है दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। कौन, एल की वैल्यू मैं बता रहा हूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एम ई बोल रहा है ना, जो एंगुलर मोमेंटम में कैसे था MEVR था, तो ये जो एम ई है दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच द वेलोसिटी एंड आर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस था, ये रहा अपना ऑर्बिट और ये रहा था रेडियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो ये रहा आर जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, ये रही इसकी वेलोसिटी जो कुछ ऐसे होगी, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंटेंट होगा उस इलेक्ट्रॉन में। ओके, सो बाय दिस यू कैन easily find the angular momentum। now देखो, does an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi। अब ऐसा नहीं है कि 0.5 h divided by 2 pi या 2.5 divided by h by 2 pi, ऐसा नहीं होता, इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए और उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसके साथ उसकी इंटीग्रल मल्टीपल बन जाए। ओके, दिस मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब हमने काफी बार देख लिया, अब तुम समझ चुके होगे। Now, radiation is emitted or absorbed only when the transition of electron takes place from one quantized level to the another। ठीक है, तो सपोज करो n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 2 पे जाएगा, तो ये एक क्वांटाइज लेवल से दूसरे क्वांटाइज लेवल पे जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, इस कंडीशन में हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और हाई लेवल पे जा रहा है। जब तुम इमिशन देखोगे फॉर एग्जाम्पल n2 से n1 की तरफ आ रहा होगा, है ना। सो देयरफॉर मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देखो क्या बोलती है, देयरफॉर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई हियर, दैट इज व्हाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड। तो मैक्सवेल की एनर्जेटिक थ्योरी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इन्होंने ये बोला था कि कोई सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन ही है, कोई चार्ज पार्टिकल वाला बॉडी है, वो मूव कर रहा है, ओके, तो भले ही उसके पास एक्सेलरेशन ना हो बट उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या करेगा वो, दैट एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स जो कि चार्ज होते हैं उनके पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट है वो श्रिंक होते जाएगी और एक ऐसा टाइम होगा कि वो स्पाइरल होकर न्यूक्लियस के पास चलाएगा। ये थ्योरी था मैक्सवेल का, बट इस चीज को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट बाय दिस वे हम कह सकते हैं कि हाँ दिस इज नाउ एक्सप्लेन्ड, बिकॉज उसको एक सर्टेन क्वांटाइज वैल्यू चाहिए। अब ऐसा नहीं कि थोड़ी सी एनर्जी मिले तो श्रिंक हो जाए या ऊपर चला जाए, नहीं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसको भी हम देखने वाले हैं, तभी वो अपना इमिशन करेगा या एब्जॉर्प्शन करेगा और वो जंप करेगा, लाइक इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो देखो
The details regarding the deviation of energies of the stationary state used by Bohr are quite complicated and will discuss in the higher classes. So let's check the point number A. ये क्या है? The stationary state of electron are numbered like n is equal to 1 2 3. ठीक है, तो ये तुम क्या देखते हो, ये periodic table में देखते हो ना. These integers numbers section 2.6.2 are known as the principal quantum numbers. ठीक है, तो जैसे कि हाइड्रोजन का n1 होता है, हीलियम में भी n1 होता है, n2 में जैसे नीचे आओगे तो ऐसे कुछ होने लगता है, हाई हील्स लिए. ठीक है, वेट, तो यहाँ पे जो H है इसका n इज इक्वल टू 1 है, लिथियम के पास n इज इक्वल टू 2 है, सोडियम के पास n इज इक्वल टू 3 है, पोटेशियम के पास n इज इक्वल टू 4 है. सो दीज आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो पॉइंट नंबर बी, द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज r इज इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट. तो यहाँ पे जो a नॉट है ना, इसकी वैल्यू हमें फिक्स रखनी होती है और वो याद करना होता है. दैट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर, जिसको तुम 0.59 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो, लाइक दिस. And the radius of the first stationary state is called the Bohr's orbit, that is equal to 52.9 picometer. Okay. Now, यहाँ पे क्या है? Normally the electrons in the hydrogen atom is found in this orbit like n is equal to 1. यहाँ पे n increase होता है, the value of r will increase. Of course, अगर तुम radius इसकी increase करोगे, अगर तुम इसकी ऑर्बिट इंक्रीज करोगे, जैसे कि n इक्वल टू 1 में था, फिर इक्वल टू n इक्वल टू 2 में क्या, तो ऑफकोर्स इसकी रेडियस भी इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज r इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है ना, तुम्हें दिख भी रहा है. नाउ इन अदर वर्ड्स, द इलेक्ट्रॉन विल प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी कंटेंट उतनी ज्यादा होती जाएगी और वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होते जाएगा. ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट. और इसको देने के लिए एक फॉर्मूला होता है ये वाला. ठीक है, जहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, और ये कुछ नहीं, इनके क्वांटम नंबर्स हैं, लाइक हाइड्रोजन n इक्वल टू 1 में है, लिथियम 3 में है, 2 में है, तो ऐसे करके देखना होता है. तो चलो हम देखते हैं क्या है. तो यहाँ पे जो RH है दैट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमने देखा था. नाउ यहाँ पे जो वैल्यू जो आ रही है ना En की, दैट इज इक्वल टू 2.18 10 टू पावर माइनस 18 जूल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे देखो, जब तुम E1 के लिए देखोगे जो कि ग्राउंड स्टेट होता है, तो उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी. E2 के लिए देखोगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा. तो चलो इसको हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंडीशंस में. ओके, तो ये कुछ ऐसा होता है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. ये प्रॉपर फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है. अगर तुमसे क्वेश्चन आस्क्ड है अबाउट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो तुम कैसे लिखोगे, En इज इक्वल टू -13.6 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, दैट इज इक्वल टू -13.6 EV. ये है हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है. बट अगर तुम हीलियम के लिए निकालो और n इज इक्वल टू 2 पे निकालो, n इज इक्वल टू 1 पे ही निकालो चलो हीलियम के लिए, बिकॉज n इज इक्वल टू 2 पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा ना, इसलिए. तो En इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज -13.6 मल्टीप्लाइड बाई हीलियम का क्या होता है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू अराउंड 54.4 आई थिंक, है ना. तो ऐसा हो जाएगा EV, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यानी कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि ये फ्री हो सके इन मतलब परेशानियों से, अपने न्यूक्लियस के रिपल्सन से. ठीक है, इन्फिनिटी तक जाने के लिए. तो ये होता है वैल्यू इसका. तो लेट्स सी दैट यहाँ पे बोर के बारे में दे रखा है, जिन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. तो इनके अचीवमेंट्स के बारे में तो हमें ये नहीं जानना, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है. ठीक है, नाउ यहाँ पे जो फिगर 2.11 है, चलो देखते हैं कहाँ पे फिगर 2.11. ओके, यहाँ पे है ना फिगर 2.11, है ना. तो देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, दिस डिपिक्ट्स द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम. दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द एनर्जी लेवल डायग्राम. ओके, so when the electron is free from the influence of nucleus, the energy is taken as 0. Okay, so the electron in this situation is associated with the stationary state of principal quantum number is equal to n is equal to infinity and is called the ionized hydrogen atoms.
सो यहाँ पे ये कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है कुछ ऐसा है। अगर तुम बात करो आयोनाइज हाइड्रोजन एटॉम का, दैट इज H+, यानी कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था ना उसको इसने निकाल दिया बाहर, ठीक है। यानी कि तुम कह रहे हो दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके। तो तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होगा दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके। तो when electron is free from the influence of nucleus the energy is taken to be zero। तो इस कंडीशन में, आयोनाइज कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन में, इसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो, बस यही चीज बोल रहा है। नाउ द इलेक्ट्रॉन इन द सिचुएटेड एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट, इसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, एंड दैट इज द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटॉम। नाउ when the electron is attracted by the nucleus and is present in orbit n, the energy is emitted and its energy is lowered, and that is the reason यहाँ पे नेगेटिव साइन भी यूज कर रहे हैं ना, प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव साइन ऑफ द इक्वेशन, ओके। तो सेम चीज ने बोला, एंड दिस कैन बी फॉर्मेटेड एज द असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, सीधा पूछेगा कि हम नेगेटिव चार्ज का यूज कब कर रहे होते हैं, लाइक व्हेन वी आर यूजिंग टू फाइंड द एनर्जी, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। एंड इसका जो रीजन है दैट इज कि हमें उतनी सर्टेन एनर्जी जो होती है इमिट हो जाती है, लोअर्ड हो जाती है जब वो किसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, तो ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको देखो, व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटॉम्स मीन्स। तो इसको चलो हाईलाइट करते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटॉम हैज नेगेटिव साइन फॉर ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स, ओके। जैसे कि तुम n इज इक्वल टू 1 पे देखो या n इज इक्वल टू 6 पे देखो, सब पे नेगेटिव साइन से ही स्टार्ट होता है, लाइक -13.6, यहाँ पे देखो -13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z² डिवाइडेड बाई n²। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो है ना, तो ये क्यों है? सो व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन कन्वे? तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये मतलब रखता है दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटॉम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। यानी कि जब ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, किसी n ऑर्बिट में बैठा हुआ है, तो उसकी जो एनर्जी है ना वो इतने टाइम्स कम हो गई है, इतने जो नेगेटिव साइन है ना बता रहा है कि वो कम हो चुकी है, इतने से लोअर्ड हो चुकी है, ओके। So a free electron at rest is an electron that is at infinity far away from the nucleus. That is why जब हम हाइड्रोजन की बातें कर रहे थे तो वहाँ पे आयोनाइज्ड हाइड्रोजन यूज हो रहा था। एंड इज असाइंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ जीरो, यानी कि कभी तुम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो तो जो आयोनाइज्ड वैल्यू में चला जाता है तो उसकी जो n होगी ना दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, और एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इसको हमने देख लिया। नाउ दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू सेटिंग n इक्वल टू द इन्फिनिटी इन द इक्वेशन। अब देखो E infinity is equal to zero. As the electron get closer to the nucleus, n decreases. Of course, n कम होते जाता है, n is equal to 1 आ जाता है ना, n जो एनर्जी हो जाता है वो बिगर हो जाता है, लार्जर इन एब्सोल्यूट वैल्यू, और वहाँ पे नेगेटिव साइन भी रहती है। सो द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इज गिवन बाई n इज इक्वल टू 1, यू नो दैट वेरी इजली, ठीक है ना, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 1, ये सबसे स्टेबल ऑर्बिट है, इसको ध्यान देना। वी कॉल दिस एज द ग्राउंड स्टेट। अब तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे एनर्जी आ गई है तो फिर स्टेबिलिटी कैसे गेन कर रहा है, मोस्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है ना, ये भी तो देखो, इतनी देखो एनर्जी जब जीरो हो रही थी तो वो अनस्टेबल स्टेट है ना, क्योंकि वो फ्री है, वो कहीं भी जा सकता है आयोनाइज स्टेट में, वो दूर हो चुका है न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से। बट जब n इज इक्वल टू 1 पे हो ना तो तुम्हारी वहां पे एनर्जी निगेटिव में है, यानी कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल एक ग्राउंड स्टेट पे है, उसको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है नेगेटिव साइन की इतनी, जिसकी वजह से वो फ्री हो सके, n इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू जीरो पे आ सके, वो खुद भी मतलब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर जा सके। तो बस तुम्हें ये पॉइंट देना है ध्यान, जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है वो है ग्राउंड स्टेट, और वहां पे जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ओके। और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे लीस्ट होती है, ये भी ध्यान देना। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी मैक्सिमम एट n इज इक्वल टू 1 एंड मिनिमम एट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके। और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे और चीज ध्यान देना, एनर्जी जो होता है एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। So point number 4 about the Bohr's theory can be applied to the ions containing only one electron like H hydrogen, He+, जिसमें हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया, बेरिलियम में 4 होते हैं तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ पे लिथियम में 3 होते हैं तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। सो यहाँ पे सारे में कितना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो ये एक इनका ड्रॉबैक भी था। तो ये रही एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। So the energies of the stationary state associated with this kind of ions also known as the hydrogen like species,
बिकॉज इन सभी के पास हाइड्रोजन की तरह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है एंड दिस आर गिवन विद द एक्सप्रेशन लाइक दिस। ओके, तो ये एनर्जी स्टेट है और ये इनका वैल्यू है, तो दैट इज नॉट दैट टफ। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। यहाँ पे देखो इसने जेड एच स्क्वायर को इंक्लूड कर लिया है, सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। एंड यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम रेडियस फाइंड आउट कर रहे थे तो हम कैसे कर रहे थे, रेडियस इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, बट ये जब सिर्फ हाइड्रोजन के लिए करेक्ट था, ठीक है, बट जब तुम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आते हो तो तुम्हें एन स्क्वायर के नीचे जेड लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब उसकी जेड की वैल्यू क्या है, लाइक एटॉमिक नंबर क्या है, उस पर भी तो डिपेंडेंसी है उसकी। सो जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड हैज द वैल्यू 2 3 फॉर हीलियम एंड लिथियम, बेरिलियम के लिए 4 होता है। सो इट इज evident that the value of energy becomes more negative and that radius becomes smaller with the increase of z। of course जैसे जैसे z की इंक्रीज होगी तो उसकी क्या होगी, रेडियस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ये इन्वर्स है ना r और z, और जो इसकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल बी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, है ना। लेकिन देखो एनर्जी भले ही इंक्रीज हो रही हो बट वो निगेटिव में इंक्रीज हो रही है, तो वो और ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा उनका और वो और ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर तुमको इन्फिनिटी तक ले जाना चाहते हो तो और ज़्यादा एनर्जी उनको देना पड़ेगा। नाउ पॉइंट नंबर 5, दैट इज इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस ऑर्बिट्स although the precise equation is not given here। now qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with increase in positive charge। तो इसको हाईलाइट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बस तुम एक चीज को ध्यान दो, यानी कि ये जो वेलोसिटी होता है ये इन्वर्स होता है प्रिंसिपल क्वांटम के, और ये जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमें मिलता है। ओके, और तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इसका जो वैल्यू होता है ना वेलोसिटी का, वो कुछ ऐसा होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.188 into 10 to the power 6 multiplied by z, that is the atomic number, divided by principal quantum number in meter per second। so this is the value। इस वैल्यू को तुम्हें याद रखना, अगर क्वेश्चन है तो क्रिएट हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। ओके, तो यहाँ से न्यू टॉपिक चालू हो रहा है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। okay, so line spectrum observed in case of hydrogen atom as mentioned in the section 2.3.3 can be explained quantitatively using the Bohr's model। तो यहाँ पे ध्यान देना, जहाँ पे भी लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है ना वहाँ पे क्वांटिटिवली एक्सप्लेन हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द assumption, two radiation energies is observed if the electron move from the orbit of smaller principal quantum number to the orbit of higher principal quantum number। of course for example n is equal to 2 पे n is equal to 5 तक जा रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो ऑब्जर्व हो ही रहा होगा। सो वेयर द रेडिएशन दैट इज द एनर्जी इज इमिटेड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। ऑफ कोर्स अगर 5 से 2 की तरफ आ जाए तो यहाँ पे एनर्जी कुछ इमिट हो रही होगी, तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी को हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला जो अप्लाई करना होता है। तो दैट इज नॉट दैट टफ, बस तुम्हें ध्यान क्या देना है, ये जहाँ पे जूल है ना, तो हम लोग जो जनरली यूज करते हैं फॉर्मूला ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, इसलिए यूज लाइक दिस -13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। अगर तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना है सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस इसमें क्या करना, तुम 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, यू विल गेट योर वैल्यू इन जूल्स ओनली। तो अब यहाँ पे जो एन स्क्वायर है ना, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे चेंज इन एनर्जी जो है यहाँ पे, तो इसको फॉर्मेट में कंक्लूड कर रहा है जिसकी वजह से हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल सके। सो ये तुम्हें उतना तकलीफ वाली फॉर्मूले नहीं है कि तुम्हें परेशानी हो जाए। चलो ऊपर हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, सपोज करो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा ई। सो E2 क्या है, लाइक दिस RH, या इसको हटाओ ना, इट इज लाइक दिस -13.6 1 बाई एन स्क्वायर माइनस करो 1 बाई ये एन फाइनल है जहां तक ये जा रहा है और ये एन इनिशियल स्क्वायर, तो ऐसे कुछ है। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जा रहा है और ये जो आंसर आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है।
अगर तुम्हें जूल में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लो 1.6 इंटू 10⁻19, सॉरी, यू विल गेट योर वैल्यू लाइक इन जूल्स। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहा, आप देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट्स लाइक अ वेव नंबर जिसमें मल्टीप्लाइड होता है एच। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट अब इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा ई है तुम इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना। ओके, तो तुम इस वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। एच सी को कॉमन लेगो, एच सी को दूसरे साइड भेजोगे तो उतना कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो यहाँ पे जो जनरली फॉर्मूला यूज होता है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, 1/λ इज इक्वल टू आर एच, दैट इज द रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे बस एक पॉइंट देना ध्यान, यहाँ पे इनिशियल को पहले लेते हैं, फाइनल को बाद में लेते हैं, बिकॉज ऊपर की तरफ सब्सट्रैक्शन करना है ना, तो अपनी वैल्यूज चेंज नहीं हो पाए, ठीक है। तो जब तुम एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो तुम अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, आर एच की वैल्यू दैट इज 109, वेट, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू होती है। एंड ये रहा वैल्यू, ये जब तुम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 10⁻7 लगा हुआ है, लेकिन 1.09677 है, ठीक है। तो इसे ध्यान देना। सो तुम्हें जो ध्यान देना है यहाँ पे, ये ध्यान देना है कि वेव नंबर किसको कहते हैं, दिस इज द वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द सी डिवाइडेड बाई लेमडा। ओके, या तुम यहाँ पे सी की जगह पे वी भी कह सकते हो, वेलोसिटी, या सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बाकी जो ये फॉर्मुले हैं इसको हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। नाउ इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एन एफ जो होता है दैट इज ग्रेटर देन एन आई। ऑफकोर्स अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका जो फाइनल होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट विल बी हायर देन द इनिशियल, एंड इन टर्म्स ऑफ द पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव एंड द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ऑफकोर्स वी नो दिस। इन द अदर हैंड जब तुम इमिशन को देखते हो तो इमिशन में क्या होता है, एन आई ज़्यादा होगा, यानी कि जो इसका इनिशियल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लोअर स्टेट की तरफ जा रहा है ना। और जो इसका चेंज इन एनर्जी होगा वो भी निगेटिव होगा, ऑफकोर्स चेंज इन एनर्जी निगेटिव होना ही होगा, बिकॉज वो एनर्जी इमिट करते हुए जा रहा है। सो फाइनल एनर्जी लोअर है, लोअर सॉरी इनिशियल एनर्जी से। नाउ द एक्सप्रेशन 2.17 इज सिमिलर टू द डेट ऑफ यूजिंग रेडबर्ग। तो कुछ नहीं, अब ये जा रहे सो सारे फॉर्मूले से इसके बारे में ये बोल रहा है। ओके, सो फर्दर ईच स्पेक्ट्रल लाइन वेन एवर इन एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम can be associated to the particular transition in the hydrogen atom. So in case of large number of hydrogen atom, different possible transition can be observed and thus leading through the large number of spectral lines. The brightness or intensity of a spectral line depend upon the number of photons of same wavelength or frequency absorbed or emitted. तो बाकी इन सब में तो फॉर्मूले से रिलेटेड ही चीज़ों को बताया है, बट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बस इसने बोली है जिससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। वो कौन सा था, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड। तो इस पे इसकी ब्राइटनेस या इंटेंसिटी डिपेंड करती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज जहाँ पे हमें मिलने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम 2.10। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन N5 टू N2। तो यानी कि यहाँ पे इमिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी होगा वो निगेटिव में आएगा, बिकॉज ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इनिशियल है वो हायर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइनल से, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी निगेटिव में आया, तो ये इसकी पहली पहचान थी इमिशन की, ठीक है। तो इन चीज़ों को तुम्हें समझना होगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी इसने कुछ नहीं करा, जूल में एनर्जी को फाइंड सॉरी जूल में फाइंड करना है चेंज इन एनर्जी को। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 2.18 10⁻−18, और यहाँ पे जो ये 5 स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट द एन आई इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस एन एफ का होल स्क्वायर, यानी कि इनिशियल को स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट करना है फाइनल वाले को। तो ये इमिशन के लिए ऐसे हम करते हैं, बट जब तुम एब्जॉर्प्शन के लिए करोगे ना तो ये उल्टा करोगे, ध्यान देना, ठीक है। सो इट इज एन इमिशन एनर्जी बिकॉज इट इज एन नेगेटिव वैल्यू। नाउ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है ऑफ फोटोन। सो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हो, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पे न्यू फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन एनर्जी की वैल्यू जो भी है तुम्हारी उसको डिवाइड करो प्लैंक्स कांस्टेंट से, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड।
ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस विल गेट आवर फ्रीक्वेंसी दैट इज लाइक दिस। और फ्रीक्वेंसी से अगर तुम्हें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो बस उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी को, you'll get your wavelength. So all these are quite simple things, बस तुम्हें यहाँ पे कुछ ध्यान रखना है, तो वो है फॉर्मूलेस। ठीक है, फॉर्मूलाज को ध्यान देना, और इनके जो ये सॉल्व करने का जो नंबरिंग है ये तो तुम खुद से कर सकते हो बिकॉज दिस आर क्वाइट ईजी। तुम्हें अप्रोच पता होनी चाहिए कैसे स्टार्ट करना है। ओके, सो लेट्स चेक द प्रॉब्लम 2.11। तो यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+। तो ये क्या है, हीलियम है। तो यहाँ पे ऐसे करो -13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z² डिवाइडेड बाई n²। तो यहाँ पे हम किसके लिए फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। सो दैट विल बी इक्वल टू -54.4 EV, ऐसा वैल्यू आएगा। बट अगर तुम्हें इसको जूल में फाइंड आउट करना हो तो कुछ मत करना, बस इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना, यूल गेट योर वैल्यू। ओके, तो तुम्हें फॉर्मेट को समझना है। अगेन अगर तुम -13.6 को नहीं ले रहे थे तो अगर जूल में डायरेक्टली लेना था तो -2.8 इंटू 10⁻18 ले सकते हो। अगर तुम्हें रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता था, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाई n² डिवाइडेड बाई z। तो z में तुम 2 डालोगे बिकॉज हीलियम 2 होता है, और n में वैल्यू किसकी डालोगे तुम 1 की, बिकॉज हमें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करना है। एंड फाइनली और गेट योर वैल्यू समथिंग लाइक दिस। अब तुमने एंगस्ट्रॉम में निकाला है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीजें तुम्हें यूनिट मेजरमेंट में समझनी होगी। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स के हमने काफी सारे पोस्टुलेट देखे, इनको काफी फायदा हुआ डुअल नेचर प्रूव होने की वजह से, या इन्होंने रदरफोर्ड या जो भी मैक्सवेल के प्रॉब्लम्स थे, रदरफोर्ड के प्रॉब्लम्स थे, क्वेश्चन थे, सबको इन्होंने सॉल्व करा। बट इनकी भी कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस हम देखने वाले हैं। Bohr model of hydrogen atom was no doubt an improvement over the Rutherford's nuclear model, of course. So it could account for the stability and the spectra of hydrogen atom and hydrogen-like ions. Of course, जिस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए that was the stability, इसको एक्सप्लेन करने वाले थे बोर। And also he explained about the spectra of the hydrogen atom and hydrogen-like ions. और hydrogen-like ions ने देखा था क्या था, these might be helium plus या लिथियम 2+, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड है। ओके, तो इन सारी चीजों में तुम्हें क्या पता होनी चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर्स। हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। However, बोर मॉडल वाज टू सिंपल टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो बोर नहीं बता पाए थे, तो देखते हैं कौन से वो पॉइंट्स हैं। इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स डाउटलेट, that is two closely spaced lines of the hydrogen atoms spectrum absorbed by using the sophisticated spectroscopic technique. This model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. ये तो सबसे इजी है, ये हाइड्रोजन लाइक एटॉम्स या हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करे, बट अदर देन हाइड्रोजन लाइक को एक्सप्लेन नहीं कर पाया इन्होंने। सो हीलियम एटॉम विच पोजेसेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बट वो हीलियम आयन को एक्सप्लेन कर पाए थे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया गया था। Further, Bohr's theory was unable to explain the splitting of spectral lines. स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिट क्यों कर जाते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन चीज़ों को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब तुम्हें ध्यान देना एक नया टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक को हम बोलते हैं जी मैन इफेक्ट। ठीक है, तो लाइक टोनी स्टार्क, आयरन मैन, तो इलेक्ट्रिक करके याद कर लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इज द स्टार्क इफेक्ट एंड जी मैन इज द मैग्नेटिक वन। तो ये स्टार्टिंग वाले जो 4 लाइंस तक देखो, ये क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, ये बस बोल रहा है कि जैसे तुम कोई सी सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से देखते हो ना, तो जो तुम्हें फाइनल लाइंस एक्सप्लेन हो पाते हैं किसी हाइड्रोजन लाइक एटॉम्स के, तो उन फाइनल डिटेल्स को एक्सप्लेन करने में ये सफल नहीं है, मतलब ये नहीं कर पा रहा है बोर मॉडल। ठीक है, तो ये बस ये बोल रहा था। बाकी जो इनका सेकेंड प्रॉब्लम था वो देखो क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटॉम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। कैसे कोई एटॉम अपना मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर पाता है, इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाकी इन चीज़ों को हम फर्दर चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ये लॉ ऑफ ऑक्टेट आया और 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबिलिटी से मॉलिक्यूल्स बन पाते हैं, बट इन चीज़ों को बोर ने नहीं बता पाया था। सो इन अदर वर्ड्स, टेकिंग इन टू अकाउंट दैट पॉइंट मेंशन्ड अबव, वन नीड्स अ बेटर थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एटॉम। तो यहाँ पे भी बोर फेल होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज इन्होंने काफ़ी चीज़ों को नहीं बता पाया। लाइक यहाँ पे इन्होंने क्या नहीं बताया, लाइक हाइड्रोजन लाइक एटॉम्स के अलावा इन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कैसे हो रहा है इनका जो इमिशन है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो क्रिएट हो रहा है,
फिर उन्होंने स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर कैसे कोई एटॉम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं बाय द केमिकल बॉन्ड्स, इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो टू एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स अब हमें एक और मॉडर्न थ्योरी की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक 2.5 दैट इज टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटॉम। अब देखो क्या इसमें, इन व्यू ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर मॉडल attempts were made to develop a more suitable and a general model of atom। बोर जहाँ पे फेल हुए वहां से एक नया मॉडल की स्थापना हुई जिसका बस एक ही था कि बोर के जा रहे प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को लाते हैं। सो टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स विच कंट्रीब्यूट टू द सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सच मॉडल्स फॉर। तो यहाँ पे दो मॉडल्स को इन्वेंट करा गया जो बोर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी हेल्प किए थे, लाइक डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, सेकेंड लाइक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। हमने डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा था, सॉरी हाँ, डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने देखा नहीं था, बस हमें पता है क्यों करता है। डुअलिटी कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। वैसे हमने डुअलिटी ऑफ लाइट को देखा था जिसमें वो एक पार्टिकल और एक वेव नेचर को शो करता है। सो वी आर नाउ गोइंग टू चेक फॉर द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, दैट इज समथिंग डिफरेंट। चलो तो देखते हैं इसमें क्या है। द फ्रेंच फिजिसिस्ट जो थे डी ब्रॉगली propose the matter like radiation should also exhibit dual behavior, both particle and wave like properties। तो इन्होंने बोला कि सिर्फ लाइट ही क्यों बिहेव करे डुअल मैटर की तरह, मैटर भी बिहेव करेंगे जस्ट लाइक वेव एंड ऑल्सो लाइक द पार्टिकल्स। दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज द मोमेंटम एज वेल एज wavelength, electron should also have the momentum as well as wavelength। De Broglie from this analogy gave the following रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। तो इन्होंने ये जो हम फॉर्मूला जो मेनली यूज करते हैं वो डी ब्रॉगली का ही है। सो जो कुछ ऐसा होता है, ओके तो यहाँ पे ये वेवलेंथ है और ये इनकी मोमेंटम है एम वी, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एच डिवाइडेड बाई पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेवलेंथ को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये रहे अपने डी ब्रॉगली जिन्होंने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को शो करने के लिए वर्कआउट करा था। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसको हमने अभी लास्ट पेज में देखा। लेट्स मूव। यहाँ पे m जो है दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ पार्टिकल, v इज इट्स वेलोसिटी। यहाँ पे जो mv है ना ये किसी भी पार्टिकल के लिए हो सकता है, हमेशा ध्यान देना। ये किसी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, कोई भी जनरल पार्टिकल, ओके। दैट इज वाई दैट इज अबाउट द डुअलिटी ऑफ मैटर, नॉट द डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डुअलिटी ऑफ लाइट। हम लोग यहाँ पे मैटर के बारे में बात कर रहे हैं और मैटर से रिलेटेड है डी ब्रॉगली, ये ध्यान देना। एंड पी इज द पी क्या है? इसकी मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी। नाउ डी ब्रॉगलीज प्रिडिक्शन वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली व्हेन इट वाज फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगो डिफ्रैक्शन ऑफ फिनोमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो यू नो दैट वेरी वेल कि पिछले पेज में भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन भी डुअलिटी एग्जिस्ट करता है जस्ट लाइक लाइट। तो यहाँ पे वो वेव नेचर को भी शो करते हुए दिख रहा है डिफ्रैक्शन में। So this fact has been put into use in making the electron microscope। तो तुम कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मेकिंग है वहां पे हम वेव नेचर की मदद से इस चीज को हम कर पा रहे हैं आगे। ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो तुम्हें रीडिंग देने से मिलेगी। सो विच इज बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूटिलाइजेज द वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो काफी से इंपॉर्टेंट चीज बोला और एक डिफरेंस क्रिएट करते हुए दिख रहा है एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप में और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो हमेशा ध्यान देना, एक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है यहाँ पे हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेते हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट जब हम एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे भी हम वेव नेचर को तो कर रहे होते हैं कंसिडर, बट ऑफ अ पार्टिकल, सॉरी ऑफ अ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट को हम यूज कर रहे होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। Now, electron microscope is powerful tool in modern scientific research। You know that काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसकी डेवलपमेंट अराउंड 1950s में हुई थी। ये बायोलॉजी के ईयर्स में दे रखा है इन सेल चैप्टर क्लास 11th। Now, because it achieves the magnification of about 15 million times। तो ध्यान देना नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ये 15 मिलियन गुना ज्यादा होता है इसकी मैग्निफिकेशन। So it needs to be noted that according to the de Broglie, every object in motion has its wave character। काफी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला था। दैट इज वाई इन्होंने किसी इलेक्ट्रॉन या लाइट को नहीं, किसी मैटर के लिए बात बोला था और वो मैटर में सब कुछ हो सकता है। ठीक है, नाउ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इज सो शॉर्ट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेस।
यू नो दैट ये जो वेवलेंथ है वो इन्वर्स होता है ना मास के। तो अगर किसी नॉर्मल, सपोज करो कोई इंसान है, उसका मास 60-70 kg है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, इसलिए हम इसको नहीं देख पाते नॉर्मली और इसको हम कंसिडर भी नहीं कर पाते और हमारे लिए उतना यूजफुल भी नहीं होता है। बट जब तुम छोटे पार्टिकल्स की बातें करते हो जैसे डी ब्रॉगली ने करा हुआ है, तो इसमें काफ़ी हद तक यूजफुल है। So that their waves property cannot be detected. Now the wavelength associated with the electron and other subatomic particles with very small mass can be however be detected experimentally. सेम चीज को इन्होंने बोला। अब सपोज करो अब एक्स्ट्रा लार्ज मास को तो नहीं कर सकते, लेकिन जो ऐसे कि इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है या कुछ और है, तो उसमें तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स प्रूव दिस पॉइंट्स क्वालिटेटिवली। ध्यान देना, जितनी जगह पे भी ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वाले टर्म्स आने वाले हैं, तुम हर जगह पे क्वालिटेटिव डालते जाओगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में। ओके, सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम 2.12। अब इसमें क्या है देखो, पहले हमें पूछ रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द बॉल, मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखा है। यू हैव टू डू नथिंग बट यूज दिस फार्मूला। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की मैं वैल्यू दे रहा हूँ, दैट इज जूल सेकेंड, ध्यान देना, डिवाइडेड बाई मास दैट इज 1/10 kg मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये कैंसिल आउट हो गया और वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ओके, चलो आंसर देखते हैं। दिस इज द आंसर। Now let's move to the next question. The mass of electron is this, kinetic energy is this, so calculate his wavelength. तो इसमें भी कुछ करना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ तुम यहाँ से वी की वेलोसिटी की फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाई मास, और यहाँ पे हो जाएगा टू द पावर 1/2। अब तुम्हें वेलोसिटी पता है क्या था, वेलोसिटी क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इस हिसाब से तुम कह सकते हो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू एम लेमडा डिवाइडेड बाई एच, एंड दैट इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ पे इनवर्स पावर है। ठीक है, तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे डेरिवेशन है तो डेरिवेशन मैं कर दे रहा हूँ, बट वैसे तुम्हारी किसी काम की नहीं है डेरिवेशन, ध्यान देना। तो यहाँ से तुम ऐसे करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ पे इस चीज को रख के तुम लेमडा फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बस दो ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से तुम वेलोसिटी फाइंड आउट करो और वेलोसिटी को अप्लाई करो और लेमडा फाइंड आउट करो बाई एच डिवाइडेड बाई एम वी। सो क्वाइट ईजी, तुम कर सकते हो। नाउ 2.14 में देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है, मास को यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू एच विच इज प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे डालो वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करो वेलोसिटी से, यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो दीज आर क्वाइट इजी क्वेश्चंस, तो जिसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना उतना ज़्यादा, बस इनके फॉर्मूलाज को देख लेना और दिमाग से ना निकले, बस हो गया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। सो अब यहाँ पे हम हाइजेनबर्ग के अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को देखने वाले हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि तुम डेल्टा एक्स और डेल्टा एम वी अगर दो टर्म्स है, तो तुम एक वक्त पे किसी एक चीज को डिटरमाइन कर सकते हो, या तो तुम पोजीशन पता कर पाओगे या फिर मोमेंटम पता कर पाओगे, बट सेम टाइम पे तुम दोनों को एक साथ पता नहीं कर सकते। बस यही चीज बोल रहा है, एंड विल सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस, जो कि इन टेक्स्ट में ही दे रखे हैं। ओके, और ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, यानी कि रिजल्ट ऑफ द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन इज नथिंग बट द एनर्जी का दूसरा नाम, ठीक है, इन दिस चैप्टर ओनली। बाकी चैप्टर्स में जो होगा वहां देखा जाएगा। सो यहाँ पे वो फॉर्मूला आता है डेल्टा एक्स जो कि पोजीशन है मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी जो कि मोमेंटम है, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई। ओके, तो इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं, डेल्टा एक्स एम बी एक्स, इस चीज को ध्यान देना, ग्रेटर या इक्वल, बाकी सारे चीज सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज नथिंग बट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, तब हम उसके हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दैट इज डेल्टा एक्स इज स्मॉल, देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन दैट इज लार्ज। तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, बस ये कह रहा है कि अगर ये डेल्टा एक्स स्मॉल होगा ना, तो ये जो डेल्टा एम वी होगा यानी कि जो डेल्टा मोमेंटम होगा वो लार्ज होगा, और तुम ऐसे इनवर्स यानी कि वाइस वर्सा करके भी जोड़ सकते हो। ठीक है,
इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन प्रिसाइजली, और वो एक छोटा वैल्यू है, देन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो तुम फाइंड आउट करोगे अनसर्टेन होगा जो, दैट विल बी लार्ज. Thus, if we carry out some physical measurement on the electron's position or velocity, the outcome will be always depicts a fuzzy or a blur picture. एक क्लियर पिक्चर तो मिलने से रहा हमें. सो अब इसके जो क्वेश्चंस हो गए उसके से हमें ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस पॉइंट्स की. नाउ द अनसर्टेन प्रिंसिपल कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आप देखो क्या क्या है. सपोज यू आर आस्क्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर with an unmarked meter stick. Obviously, the result obtained would be extremely inaccurate and meaningless. तो ये क्या बोल रहा है? In order to obtain any accuracy, you should use an instrument graduated in units smaller than the thickness of a sheet of paper. यानी कि अगर तुम्हें वेलोसिटी प्रिसाइजली जाननी है, वेलोसिटी की वैल्यू अच्छे से जाननी है, तो तुम्हारी जो पोजीशन की वैल्यू होगी वो तुम्हें पता होना चाहिए और काफ़ी छोटा होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल होना चाहिए. सिमिलरली अगर तुम्हें वेलोसिटी जानना है, सॉरी अगर तुम्हें पोजीशन जानना है, तो तुम्हारी जो वेलोसिटी होनी चाहिए कोई एक वैल्यू तो पता होना चाहिए ना दोनों में से. तो ये वेलोसिटी पता होना चाहिए और एक छोटा वैल्यू होना चाहिए, तभी तो पोजीशन तुम्हें ज़्यादा एक्यूरेसी से बता पाओगे. ओके, तो बस ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था. Okay, so in order to determine the position of an electron, we must use a meter stick calibrated in units of smaller than the dimensions of electron. बस यही बोल रहा है, अगर तुम्हें किसी चीज़ का पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी उस पोजीशन के मुकाबले उसकी जो यूनिट्स होने चाहिए वो काफ़ी छोटे होने चाहिए ना, यानी स्मॉल होने चाहिए, तब तो तुम ज़्यादा प्रिसाइज हो पाओगे उस सर्टेन वैल्यू के लिए. ओके, सो कीप इन माइंड दैट द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज द पॉइंट चार्ज. ओके, एंड देयरफॉर इट इज डायमेंशनलेस. तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इज अ पॉइंट चार्ज और एक डायमेंशनलेस यूनिट है. टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन वी मस्ट एल्यूमिनेट इट विथ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. द लाइट used must be of wavelength smaller than the dimensions of the electron. These are the quite important statements जो तुम्हें पता होना चाहिए था, और ये जल्दी किसी टीचर्स के नोट्स में तुम्हें नहीं मिलने वाले, ठीक है. सो टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन देखना है, उसके पोजीशन को, उसके मोमेंटम को जानना है, सो विल हैव टू इल्यूमिनेट इट विथ लाइट या फिर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से. और ध्यान देना चाहिए वो जो लाइट का जो वेवलेंथ होना होगा ना, वो स्मॉलर होगा टू द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड कीप इन माइंड इलेक्ट्रॉन इज अ डायमेंशनलेस यूनिट ऑल्सो. तो ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान देना. सो यहाँ पे देखो, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ सच अ स्लाइट, ये वैल्यू होता है वुड चेंज द एनर्जी ऑफ फोटोन बाय कॉलिजन. इन द प्रोसेस वी no doubt would be able to calculate the position of electron, but we would know very little about the velocity of electron after the collision. यानी कि एक वैल्यू तो अनसर्टेन है ही है. अब मोमेंटम को देखने जाओ तो वहाँ पे कॉलिजन से कुछ चेंजेस आ जा रहे हैं, और अगर डिस्टेंस को देखने जाओ, पोजीशन को देखने जाओ, तो कुछ और भी वैल्यू निकल आ रहा है. सो दैट इज द ओनली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो इस पैराग्राफ से इसने क्या बोलना चाहा, ये पैराग्राफ में बस ये बोल रहा है कि सपोज करो कि मोमेंटम ऑफ फोटोन ये गिवन है ऑफ लाइट. ओके, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, एनर्जी का वैल्यू को चेंज कर देगा. क्यों? अगर कहीं कॉलिजन हो गया तो. अगर कॉलिजन से एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जा रही है, तुम उस जगह पे उसकी पोजीशन तो बता दोगे, बट उसकी वेलोसिटी बताने में तुम्हें बहुत परेशानी होगी, बिकॉज वो काफ़ी अनप्रिसाइज हो जाएगा. ओके, बट पोजीशन डेल्टा एक्स जो है, तुम उसके लिए सफिशिएंटली उतनी तुम्हारे पास नॉलेज होगी, तुम उसको बता पाओ, बट वेलोसिटी के लिए नो. ठीक है, बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कॉलिजन. तो ये एजर्सन रीजन क्रिएट हो जाएगा यहाँ से काफ़ी आसानी से. ठीक है, नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैरा, दैट इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ओके, तो ये क्यों होता है, सिग्निफिकेंट क्यों होता है? बिकॉज दिस हेल्प्स टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स. ठीक है, सो दैट इज वाई दिस आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये ट्रेजेक्टरी और डेफिनेट पाथ को डिटरमाइन करने में हेल्प आउट कर रहा है हमें. सो द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स लोकेशन. ओके, तो यहाँ पे लिख लो ट्रेजेक्टरी बाई एक्स यानी कि लोकेशन, एंड वेलोसिटी एट द वेरियस मोमेंट्स एक्स एंड वी. एज अगर हमें पता होगा कि बॉडी कहाँ पे है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, सो इफ वी नो its velocity and the forces acting on it at that instant, we can tell where the body would be sometimes later. यानी कि
अगर तुम्हें पता है कि उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और वो उस इंस्टेंट पे किस पोजीशन पे है, उसकी वेलोसिटी क्या है, तो कहीं ना कहीं तुम किसी हद तक उसकी अगली ट्रेजेक्ट्री को बता सकते हो, अगर तुम्हें डिफरेंट पोजीशन, वेलोसिटीज, फोर्सेस एक्टिंग किस टाइम पे कहाँ पे, ये सब पता हो. सो वी देयरफॉर कंक्लूड दैट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी फिक्स इट्स ट्रेजेक्ट्री, जिस चीज को मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है, पोजीशन और वेलोसिटी से उसकी ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन किया जाता है. सिंस फॉर अ सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट सच एज एन इलेक्ट्रॉन it is not possible simultaneously to determine the position and velocity at a given instant of an arbitrary degree of precision. It is not possible to talk about the trajectory of an electron. ठीक है, तो ये देख लो, इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस टू डिटरमाइन द पोजिशन और वेलोसिटी को हम डिटरमाइन कर ले साइमल्टेनियसली, यानी कि एट द सेम टाइम एट द गिवन इंस्टेंट. ओके, सो इट इज एन आर्बिट्री डिग्री ऑफ प्रिसीजन. इस चीज को ध्यान देना. द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इट इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. माइक्रो यानी कि छोटा, मैक्रो यानी बड़ा. तो यहाँ पे देखो एग्जांपल्स. इफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, जिसका मास है कुछ मिलीग्राम, दैट इज 10⁻⁻⁶ kg. तो जब तुम फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हो तो उसकी वैल्यू जो आती है दैट्स अराउंड 10⁻28. तो तुम देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है दैट इज नॉट दैट परफेक्ट, है नहीं. तो एक चीज को ध्यान देना, यहाँ पे जो मिलीग्राम यूज हो रहा है ना, ये हम मैक्रोस्कोपिक में कंसिडर कर रहे हैं. बिकॉज जहां पे तुम माइक्रोस्कोपिक कंसिडर करोगे ना, वो इतने वैल्यूज छोटे होंगे, लाइक 10⁻31 kg, इस टाइप के वैल्यूज के लिए होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है, तो उस टाइप के लिए. तो यहाँ पे जैसे कि हमने मिलीग्राम को ही कंसिडर करा है, बट ध्यान रहे कि ये मिलीग्राम मैक्रो को डोनेट कर रहा है. ओके, क्या, क्योंकि अगर तुम इलेक्ट्रॉन एटॉम्स के बारे में बातें कर रहे हो तो ये मिलीग्राम भी काफी बड़ा यूनिट है, मैक्रो यूनिट है उसके सामने. सो जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है अनसर्टेनिटी दैट इज डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की, ये 10⁻28 है. अब तुम खुद सोचो कितनी मतलब छोटी वैल्यू मिल रही है तुम्हें अनसर्टेनिटी की, जो किसी काम की नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हाईलाइट कर लो. द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, जो हमें 10⁻28 मिला, इज ऑब्टेन्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट. देयरफॉर एक बोल सकते हैं कि डीलिंग विद द मिलीग्राम साइज या कोई हेवियर ऑब्जेक्ट, द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज आर हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, सॉरी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, या फिर तुम कह लो मिलीग्राम ही क्यों ना हो. सो अब देखो माइक्रोस्कोपिक में कैसे हेल्पफुल है. सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक जिसमें हम अनसर्टेनिटी वैल्यूज को फाइंड करने वाले हैं, दैट इज डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स. सो वी आर गोइंग टू यूज हियर द इलेक्ट्रॉन विच इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसका मास तुम्हें पता है दैट इज 10⁻31 kg और 10⁻28 ग्राम्स हो जाता है अगर तुम ग्राम्स में लो तो. ठीक है, यूनिट कन्वर्सन तुम्हें पता होनी चाहिए. सो दिस इज द वैल्यू जो तुम्हें 10⁻⁻4 मिलता है. तो ये उतना भी छोटा नहीं है कि जो तुम्हें प्रिसाइसली हेल्प ना कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने क्या लिख रखा है, यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज ले रखे हैं, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स. तो अगर कोई चाहे कि मुझे चलो कोई एक वैल्यू पता करना है, सो इफ समवन वांट्स टू नो द लोकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपनी वेलोसिटी देना होगा. सपोज करो कि वैक्यूम है, तो वहां पे क्या 10⁻⁸ मीटर उसकी स्पीड होगी, तो उससे डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है, सॉरी, if therefore means one tries to find the exact location, the electron says the uncertainty of only 10⁻⁸ meter. ये वैल्यू मिल के आता है. ठीक है, then the uncertainty of delta v is velocity would be like this. तो ये क्या बोल रहा है, पहले उस चीज को समझो. जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स फाइंड आउट करा, दैट वाज इक्वल टू 10⁻⁻4. ओके, सो अगर किसी को डेल्टा एक्स पता करना है और डेल्टा वी पता करना है, तो इसके लिए परफेक्ट सिचुएशन. आप देखो कैसे, सोचो कि अगर किसी को उसका लोकेशन पता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁸ मीटर, बुक में बोल रखा है, सब यूनिट दे रखा है. ठीक है, सो अगर उसको पता करना उसका वेलोसिटी क्या है उस पोजीशन पे, तो क्या करेगा, सिंपली इसको डिवाइड करेगा. तो जो उसका डेल्टा वी जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. तो तुम देख सकते हो कि अनसर्टेनिटी की वजह से जो हम माइक्रोस्कोपिक में यूज कर रहे थे, एक हमें प्रॉपर आंसर मिलते हुए दिख रहा है. ठीक है, so let's read the portion यहाँ पे जो दे रखा है. So which is so large that the classical picture of electrons moving in the Bohr's orbit fixed cannot be hold good. So it's therefore means that
the precise statement of the position and momentum of electron have to be replaced by the statement of probability that the electron has at a given position and momentum. So this is what happens in the quantum mechanical model of atom. ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ में ओके, सो ये जो लास्ट पैरा था ना, इसने टोटल स्टेटमेंट्स को ही चेंज कर दिया. इसने अब क्या बोला कि जब तुम किसी लोकेशन को पता करना चाहते हो या किसी वेलोसिटी को पता करना चाहते हो, तो तुम्हारी जो वेलोसिटी की वैल्यू जो आई है ना, अब तुम खुद सोचो कितनी बड़ी यूनिट है, लाइक 10,000 मीटर पर सेकेंड. तो तुम ये बोलना चाह रहा है कि ये वैल्यू भोर के ऑर्बिट के लिए फिक्स है ही नहीं, मतलब ये सही नहीं है इसके लिए, क्योंकि भोर के ऑर्बिट में जब हम वेलोसिटी देखते थे उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होती थी लाइक 2.2 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई जेड डिवाइडेड बाई एन. तो उतनी बड़ी वैल्यूज को हम नहीं ले सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी प्रिसाइज टर्म को यूज नहीं करना है हमें, वी आर गोइंग टू यूज द प्रोबेबिलिटी. ये देखो, so it is therefore means that the precise statements of position and momentum of electron have to be replaced by the statements of probability. और यहाँ से statement के questions create हो सकते हैं. So this is what happens in the quantum mechanical model of atom. So let's see the problem. अब देखो, जो भी इसमें statements था वो काफ़ी confusing था. अगर वो कुछ नहीं भी समझ में आता है तो तुम्हें दो चीज़ ध्यान देनी है. पहली, ये वाली तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है किस साइड पे, ओके, प्रोबेबिलिटी की तरफ है. दूसरा, इसकी वजह से तुम्हें जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो सॉल्व करने में आना चाहिए. सो दैट इज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे. सो अ माइक्रोस्कोपिक यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स, माइक्रोस्कोप है, employed to locate an electron at an atom distance दे रखा है. सो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी. तो ये रहा अपना फॉर्मूला. सो लेट्स फाइंड आउट. तो एच क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻31 नहीं 34 होता है. 31 तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है. So this is divided by 4 pi 4 into 3.14 and this gets multiplied with, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ना, this gets multiplied with the position जो था इसका like this, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में इसलिए मैंने यहाँ पे 10⁻10 मीटर लिया, and again multiplied with the mass of electron, and this mass of electron that is equal to 9.11 into 10⁻31 kg. ओके, क्योंकि हमारे जो भी यूनिट्स हमने kg में ले रखा है. So after doing all this, you'll get your value something like this, 5.79 into 10⁶ meter per second. So this is the velocity जो तुमने obtained करा है. So let's move to the next question. ये है गोल्फ बॉल से रिलेटेड, जिसका वजन है 40 ग्राम और स्पीड दे रखा है लाइक 45. तो अभी हमें यहाँ पे मेजर करना है, उसकी एक्यूरेसी दे रखी है 2%. तो हमें कैलकुलेट करना है इसका पोजिशन. ओके, सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द एक्यूरेसी. तो ये 45 है, तो बस 45 को 2 डिवाइड बाई 100 करो ऐसे करके. सो आई गेट योर वैल्यू समथिंग लाइक दिस, 0.9 है ना, 0.9 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया इसका वेलोसिटी. और बाकी तुम इसको सॉल्व कर लो सिमिलर प्रोसेस से, सारे वैल्यूज को पुट डाउन करके. बस यहाँ पे कुछ अलग जो था वो था इसकी एक्यूरेसी को कैसे हम टेकल आउट करेंगे इसके वेलोसिटी के साथ. कुछ नहीं करना, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है. सो यहाँ पे भी सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई हुआ सिमिलर कंडीशन में और तुम्हें वैल्यूज मिल जाने हैं. सो इसका जो आंसर आया, this is nearly 10⁻18 times smaller than the diameter of the typical atomic nucleus. As mentioned earlier, for large particles, uncertainty principle sets no meaningful limit to the precision and the measurement. अब तुम खुद सोच रहे होगे, जैसे कि इसने टेक्स्ट में क्या बोला, लाइक अ मिलीग्राम इज ऑल्सो अ वेरी बिग यूनिट. तो यहाँ पे ग्राम लेकर क्यों सॉल्व हो रहा है अनसर्टेनिटी से. तो देखो, सॉल्व तो हम कर सकते हैं बट उसका कोई यूज नहीं रहेगा. अब खुद ही देखो ना, जो इसका लोकेशन आया है दैट इज लाइक 10⁻33 मीटर्स, और ये खुद 10⁻18 टाइम्स स्मॉलर है किसी डायमीटर ऑफ टिपिकल एटॉम से, ठीक है. सो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये होल्ड गुड नहीं कर पाता, यानी कि ये यूजफुल नहीं है, मीनिंगलेस है ये पूरा का पूरा, अगर किसी तुम मैक्रोस्कोपिक को यूज कर रहे हो, ठीक है. सो अगेन इसने सेम चीज को रिपीट करा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो अनसर्टेनिटी वाली प्रिंसिपल्स हैं, दिस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस माइक्रोस्कोपिक, बट इट कैन बी ऑल्सो अप्लाइड टू द मैक्रो वन, बट दैट विल बी मीनिंगलेस. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द बोर्स मॉडल. तब कौन सी रीजन थे कि इनका भी मॉडल अगेन हमें फेल होते हुए दिख रहा है. सो one can now understand the reason for the failure of Bohr model. In Bohr's model, the electron is regarded as the charged particle moving in a well-defined circular orbit about the nucleus. Okay, जिसकी वजह से मैक्सवेल को भी प्रॉब्लम हुई थी. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, तो स्पाइरल करके आ जाना चाहिए था न्यूक्लियस के पास, बस ऐसा हो नहीं रहा है. तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या था.
वहां पे तो हमने देख लिया था, स्टेबिलिटी को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था बोर ने, बट कहीं और पे ये जाके अटक गए हैं. सो द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोर मॉडल एंड हियर इज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. ओके, now further orbit is clearly defined part and this path can completely be defined only if both position and the velocity of electron are known exactly at the same time. ठीक है, और तुम्हें अच्छे से पता है कि सेम टाइम पे दोनों को पता रखना, दैट इज नियरली इम्पॉसिबल. ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो अब हमें जो यहाँ पे ऑर्बिट था उसकी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए था, डेल्टा एक्स भी पता होना चाहिए और डेल्टा वी भी पता होना चाहिए, बट दोनों एक साथ पता होना एट द सेम टाइम, दिस इज इम्पॉसिबल. सो दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. Bohr model of hydrogen atom therefore not only ignores the dual behavior of matter, because इन्होंने वेव नेचर नहीं कंसिडर करा है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसको हाईलाइट करो. नॉट ओनली इग्नोर्स द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्स द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बिकॉज इन्होंने जो ऑर्बिट इसका डिफाइन कराया, इसको पता करने के लिए तुम्हें डेल्टा एक्स और डेल्टा वी यानी कि दोनों अनसर्टेनिटीज को एक साथ जानना पड़ता, जो कि इम्पॉसिबल है. तो फिर इन्होंने करा कैसे, प्रिजम्पशन तो चलेगा नहीं ना हर जगह, तो दैट इज वाई इनके भी कुछ प्रॉब्लम्स फंस गया और ये रहे इनके प्रॉब्लम्स. ओके, सो लेट्स मूव. अब देखो, इन व्यू ऑफ दिस इनहेरेंट वीकनेस इन द बोर मॉडल देयर वाज नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग द बोर मॉडल ऑफ अदर एटॉम्स. पहले ही जब प्रॉब्लम मिल गया तो फिर आगे वाले एटॉम्स के लिए क्यों ही इसको एक्सटेंड करना था. तो इनफैक्ट इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम वाज नीडेड विच कुड account for the wave particle quality of matter and be consistent with the Heisenberg uncertainty principle. यानी बोर के जो दो प्रॉब्लम थे उस दोनों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई और चाहिए था. सो दिस केम विद द एडवेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटॉम को कंसिडर करा गया. So we are done with the lecture 2 and the next 10 pages are left in this chapter, so we'll do in the lecture 3 because it is almost around more than 1 hour 40 minutes. So this was the second lecture out of the 3 lectures, and I'll pin the first lecture in the description box, and after just making the third video I'll just put all the videos in the series. Okay, so thanks for watching and stay connected. Do like and subscribe and comment.